हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रियांश और आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांश टॉक पे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है साइंस क्लास 10th सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन। When in an electrical circuit, the second terminal of a resistor is connected to the first terminal of the second resistor, and the second terminal of this resistor is connected to the first terminal of the third resistor, and so on. This type of combination is known as series combination. तो इसमें बोला गया है कि जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम फॉर एग्ज़ाम्पल 3 रेजिस्टर्स लगाते। रेजिस्टर्स का मतलब रेजिस्टर मतलब एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा मटेरियल जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट या बिजली का जो फ्लो होता है उसे अपने थ्रू फ्लो होने से रोकता है, उसे हम रेजिस्टर बोलते हैं। तो जब हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में फॉर एग्ज़ाम्पल 3 रेजिस्टर्स लगा देते हैं और जो पहला रेजिस्टर होता है उसका जो सेकेंड साइड होता है उसको हम दूसरे रेजिस्टर के फर्स्ट साइड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरे रेजिस्टर का जो सेकेंड साइड होता है उसको हम तीसरे रेजिस्टर के फर्स्ट साइड के साथ अगर कनेक्ट कर देते हैं तो उससे जो कॉम्बिनेशन बनता है तीनों का, उसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहा जाता है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो पहला रेजिस्टर है उसका जो सेकेंड टर्मिनल है, सेकेंड साइड या सेकेंड टर्मिनल है, उसको अगर हम दूसरे रेजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल के साथ जोड़ दें, और जो सेकेंड टर्मिनल है और जो सेकेंड रेजिस्टर है उसका जो सेकेंड टर्मिनल है उसको अगर हम थर्ड रेजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल के साथ जोड़ दें, तो उससे जो कॉम्बिनेशन बनता है तीनों का, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में उन तीनों का इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। वी कैन एक्सटेंड दिस सीरीज़ एज रिक्वायर्ड। हम इस सीरीज़ को अपने मन हिसाब से और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में 3 रेजिस्टर या 3 प्रतिरोधक, या फिर हम इधर 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6, 7 एक्सेट्रा कितना भी ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो कोई मैटर नहीं करता। ऑल्सो वी कैन ऐड अदर कंपोनेंट्स लाइक सेल्स, स्विचेस, एमीटर बिटवीन द रेजिस्टर्स कम्बाइंड इन सीरीज़। तो ये जो 3 रेजिस्टर्स है मेरे ये डायग्राम के अनुसार, ये फिगर 7 सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अनुसार जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में 3 रेजिस्टर्स है, तो मैं 3 का एग्जांपल में बोलूँगा कि जो ये 3 रेजिस्टर्स हैं या जितने सारे भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स होते हैं उनके बीच में हम सेल्स, स्विचेस, एमीटर एक्सेट्रा ये सब ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। एमीटर मतलब जो कंडक्टर होता है, जो कंडक्टर होता है मतलब जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से या इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से फ्लो होने देता है। तो जो कंडक्टर होता है, ठीक है, तो जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसका जो क्वांटिटी होता है उसे हम एमीटर से नाप सकते हैं। और हम इलेक्ट्रिक करंट का क्वांटिटी को एम्पियर में गिनते हैं। जैसे वज़न को किलोग्राम में गिनते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट के क्वांटिटी को हम एम्पियर में गिनते हैं। तो वही बोला है कि हम रेजिस्टर्स के बीच में सेल्स, स्विचेस, एमीटर एक्सेट्रा ये सब ऐड कर सकते हैं या लगा सकते हैं। इन द गिवन डायग्राम 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कम्बाइंड इन ए सीरीज़। तो जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर 3 ठो रेजिस्टर्स है, R1, R2 और R3। इन तीनों रेजिस्टर्स का नाम R1, R2 और R3 दिया गया है, जो कि एक साथ एक सीरीज़, एक लाइन में कम्बाइंड है या एक साथ जुड़े हुए हैं। इफ़ ए सिंगल रेजिस्टर रिप्लेसेस ऑल द रेजिस्टर्स इन सच ए वे दैट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट रिमेन्स द सेम, देन दिस सिंगल रेजिस्टर इज़ नोन एज इक्विवेलेंट और इफेक्चुअल रेजिस्टेंस। तो इसमें बोला गया है कि ये जो 3 रेजिस्टर है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इन तीनों रेजिस्टर्स को छोड़ के अगर एक चौथा और अलग रेजिस्टर आके पहला रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर और तीसरे रेजिस्टर को रिमूव कर देता है, और फिर भी जो जितना एम्पियर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में उतना ही रहता है,
तो वो जो चौथा रेजिस्टर है या अलग रेजिस्टर है उसको हम इफेक्चुअल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं ये वाला थोड़ा सा, कि अगर जो फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और उस इलेक्ट्रिक सर्किट में 3 ठो रेजिस्टर्स ने मिलकर R1, R2 और R3 ने मिलकर एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन फॉर्म किया है। तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर एक चौथा रेजिस्टर को हम इन्वॉल्व कर पाए या लगा पाए और वो चौथा रेजिस्टर अगर उन तीनों जो रेजिस्टर्स है जिन्होंने सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनाए उन तीनों को अगर हटा दे, वो चौथा रेजिस्टर जिसको हमने इंक्लूड किया है अलग से उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने जो चौथा रेजिस्टर इंक्लूड किया है वो अगर उन तीनों रेजिस्टर्स को जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, उन तीनों को अगर हटा दे किसी ऐसे तरीके से जिससे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था 5 एम्पियर पहले भी और उन तीनों रेजिस्टर्स के हटने के बाद भी सेम 5 एम्पियर ही फ्लो हो, तो वो जो रजिस्टर है अलग वाला, वो जो रिप्लेसर है, उसको हम नाम देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्चुअल रेजिस्टेंस। अगर एक चौथा रेजिस्टर को हम इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ दे इन तीनों रेजिस्टर से थोड़ा दूर रखकर, और वो चौथा रेजिस्टर अगर इन तीनों रेजिस्टर्स को किसी तरीके से रिमूव कर दे जिससे इन तीनों रेजिस्टर्स के रहते इलेक्ट्रिकल सर्किट में 5 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रहा था और उस चौथे रेजिस्टर के आने के बाद और उन तीनों रेजिस्टर्स को हटाने के बाद भी अगर 5 एम्पियर करंट ही फ्लो हो उस चौथे रेजिस्टर के कारण, तो उस चौथे रेजिस्टर को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट या इफेक्चुअल रेजिस्टेंस। In figure 7, if the current flowing in the circuit is I, then the same amount of current I will flow across each of the resistors. तो इसमें बोला गया है कि जो फिगर 7 है हमारे सामने, ये जो दिया हुआ है फिगर 7, इसमें बोला गया है कि जो करंट फ्लो हो रहा है, वो अगर I है तो हमने मान के चला कि जो ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है पूरा, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो अगर I है, मतलब I हमने एज्यूम किया है, वैल्यू I है उस इलेक्ट्रिकल करंट का जो इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो जो हर एक रेजिस्टर है R1 में भी सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा I, R2 में भी सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा I, और R3 में भी सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा I। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है इसमें मान के चलिए I अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो R1 में भी I अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही फ्लो होगा और R2 में भी इलेक्ट्रिक करंट I अमाउंट में ही फ्लो होगा और R3 में भी इलेक्ट्रिक करंट I अमाउंट में ही फ्लो होगा। As we know, each point in a circuit has a different potential difference. Therefore, each resistor combined in series will have different values of potential difference. तो जैसा कि हमें पता है कि सर्किट में हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग होता है। हमें पता है कि जो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है इसमें हर एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। तो सिमिलरली और इसीलिए जो तीनों रेजिस्टर्स है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो तीनों रेजिस्टर जुड़े हुए हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी एक दूसरे से अलग होगा। जैसे R1 का पोटेंशियल डिफरेंस, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस और R3 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे से अलग होगा। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो R1 में जितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उतना ही अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट R2 और R3 में फ़्लो हो रहा है। मतलब फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
of R1 and R2 and R3 are equal, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है R1, R2 और R3 का वो तीनों का अलग है. मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस of R1, R2 and R3 are unequal. Next, if potential difference of resistor R1 is V1, R2 is V2 and of R3 is V3, then as per Ohm's law V is equal to IR. Therefore V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3. क्वेश्चन 1. तो इसमें बोला है कि अगर तीनों रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे R1 का V1 है पोटेंशियल डिफरेंस और R2 का V2 और R3 का V3, तो ओम्स लॉ के अनुसार या ओम्स लॉ के हिसाब से V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR. I का मतलब होता है करंट, जो करंट फ्लो हो रहा है, और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस. तो ओम्स लॉ के अनुसार फिर होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है तीनों रेजिस्टर का वो एक दूसरे से अलग है और R1 का पोटेंशियल डिफरेंस या पहले रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 है, दूसरे रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और तीसरे रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उनके लॉ के हिसाब से V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR. I मतलब करंट और R मतलब रेजिस्टेंस. V इज इक्वल टू, और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. देयरफॉर इसलिए V1 जो पहला रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, जो उनमें करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट फ्लो इक्वल है इसलिए करंट I को हम लोग और वैल्यू में नहीं लेंगे क्योंकि करंट फ्लो तीनों का इक्वल है. तो जो पहला जो R1 है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, वो किसके बराबर होगा, उसका करंट फ्लो और उसके रेजिस्टेंस के बराबर होगा. ठीक है. और जो V2 है, V2 क्या है, R2 या सेकेंड रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, R2 या सेकेंड रेजिस्टर के अपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जितना मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन उसके रेजिस्टेंस से उसके बराबर होगा. मतलब जो सेकेंड रेजिस्टर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसके इलेक्ट्रिक करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन विथ उसके रेजिस्टेंस के साथ होगा. मतलब इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकेंड रेजिस्टर इज इक्वल टू फ्लो ऑफ करंट इन इट मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेजिस्टेंस. मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेकेंड रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो जो कि मल्टीप्लाई किया गया है उसके रेजिस्टेंस के साथ, उसके बराबर होगा. इलेक्ट्रिक करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस, इट्स रेजिस्टेंस उसके बराबर होगा. और सेम केस R3 में भी, ये थर्ड रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसके रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगा. मतलब तीनों, अगर शॉर्ट में बोले तो तीनों रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों रेजिस्टर में फ्लो हो रहे इलेक्ट्रिक करंट के क्वांटिटी और तीनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता तीनों रेजिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों रेजिस्टर्स के अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हुआ. और एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि तीनों रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा,
तीनों रेजिस्टर्स के अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो तीनों रेजिस्टर्स में फ़्लो हो रहा है और उनके रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर उनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा।